गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य पाठ तीसरा साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के प्रश्नों का उत्तर। इसकी लेखिका नाम मधु कांकरिया जी और यह इस चैप्टर का 8वां भाग है। सातवें भाग में हमने कुछ इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ा। अब इसके बचे हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इससे पहले प्रश्न में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति के उस अनंत और विराट जो स्वरूप है वह उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो विराट स्वरूप है, उसको देखकर जो लेखिका है मधु कांकरिया जी नतमस्तक हो जाती है, अर्थात उसको सलामी देती हैं, अर्थात उसके लिए साना साना हाथ जोड़ अर्थात अपने छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती है कि मेरा जीवन इन सारी अच्छाइयों को समर्पित हो। वह उस सौंदर्य में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करती है और जो वहाँ का सौंदर्य है, गंगटोक का सौंदर्य था, उसमें वो बहुत ही अत्यधिक स्वर्गीय आनंद की अनुभूति, जो स्वर्ग में प्राप्त होने वाला आनंद है, उसकी अनुभूति करती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल झरने के समीप बैठते ही वह अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी महसूस करती है। और वहाँ का एक सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था, एक झरना था, उसे देखकर वो अपने आप को जैसे कोई सांप लगी हुई कोई जैसे राजकुमारी बैठ जाती है, उसी प्रकार मधु कांकरिया जी सेवन सिस्टर फॉल को देखकर अपने आप को महसूस कर रही हैं कि मैं भी एक राजकुमारी की तरह हूँ। इस समय उन्हें महसूस होता है कि हिमालय की गोद में बैठकर तथा तीस्ता नदी और झरनों के जल से उसकी सारी तामसिकताएं, सांसारिक छल कपट तथा मोह माया उससे दूर चली गई हैं तथा वह निर्मल हो गई। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अर्थात इन सारी चीजों को देखकर अपने आप को एक शून्य महसूस करती हैं, जो मधु कांकरिया जी हैं, अर्थहीन महसूस करती हैं और जीवन की संपूर्णता महसूस करती हैं। अभी तक जितना भी उन्होंने जीवन में देखा वह सब कुछ उन्हें फीका फीका लग रहा है। वहाँ की जो सौंदर्यता को देखकर, वहाँ की तीस्ता नदी को देखकर, वहाँ के सेवन सिस्टर फॉल को देखकर, हिमालय की बदलती हुई तस्वीर को देखकर और इन सारी चीज़ों को देखकर वो बहुत ही अत्यधिक आनंद महसूस करती हैं। और वो कहती हैं कि वास्तव में तपस्वी जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने यहाँ रहकर इसलिए वो मतलब इतनी दूर जाकर वो मतलब ईश्वर की भक्ति करते हैं, क्योंकि वहाँ एकदम हमारा दिल और दिमाग, हमारी आत्मा और मन हमारा शून्य हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि भी एकांत में जाकर ही तपस्या करते थे, ऐसा मैंने जाना। और इन सारी चीज़ों को देखकर उनके अंतर्गत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, इस प्रकार की भावना उद्दीप्त हो जाती है मधु कांकरिया जी के अंतर्गत। और वो सारे जिंदगी की जो झमेले होते हैं, मोह माया, ईर्षा, द्वेष, कपट, छल, छिद्र, मुद्रा, सारा सब कुछ को भूल भाल के वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार का वहाँ का जो सिक्किम का शहर अर्थात सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक थी, उसको देखकर इस प्रकार उनका मन हो जाता है। सत्य को खोजा होगा तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। लेखिका कहती है कि इस सौंदर्य को अगर कोई शातिर अपराधी देख ले तो वह भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। इस प्रकार लेखिका उसमें सत्यम शिवम तथा सुंदरम को महसूस करती है। यहाँ तक कह दिया मधु कांकरिया जी ने लेखिका का कि बहुत बड़े से बड़ा अपराधी भी इस चीज को देख ले, इस सौंदर्य को देख ले, गंगटोक शहर का जो सौंदर्य है उसको बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले उसको, तो वो उसको अपराध को देखने के बाद में भी वो भी करुणावतार हो जाएगा, अर्थात वो भी बुद्धिज्म हो जाएगा, बुद्ध को अहिंसा धर्म को अपना लेगा और सत्य को अपना लेगा। और उसके अंतर्गत भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना उद्दीप्त हो जाएगी। और यहाँ मधु कांकरिया जी ने ये कह दिया कि इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे सत्यम शिवम सुंदरम, जो आदर्श महावाक्य आदर्शवाद का
वह उन्हें महसूस होने लगा कि वास्तविक सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है। इन तीनों चीजों का उन्हें अनुभव होने लगा उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? अर्थात ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं चैप्टर के अंतर्गत, ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जिन्होंने लेखिका के हृदय को, लेखिका की आत्मा को झकझोर दिया है, अर्थात उस आत्मा को जगा देने का काम किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, लेखिका हिमालय के अनुपम सौंदर्य को देख मंत्रमुग्ध सी उस अलौकिक प्रकृति में डूब गई थी, परंतु जब उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थरों पर पत्थर तोड़ते देखा तो उसकी अतीन्द्रता चकनाचूर। जब वो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बड़े ही आनंदित हो रही थी, लेकिन कुछ एक समय के बाद में जब वहां उन्होंने कुछ एक पहाड़ी महिलाओं को पत्थरों को तोड़ते हुए देखा और उनके साथ में बच्चों को पत्थरों को तोड़ते हुए देखा, तो उनके अंतर्गत जो अहंकार की भावना थी, जो निष्ठुरता या जो उस तरीके की भावना थी, वो सब चकनाचूर हो गई। उनकी कोमल काया, हाथों में हथौड़े तथा पीठ पर बंधे झोलों में उनके बच्चों को बंधे देख उसे वे आदिवासी युवतियां याद आ गई जिन्हें उसने पलाम और गुमला के जंगलों में देखा था। इन पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे तथा उनके फूले हुए पांव मातृत्व तथा जीवन को जीने की श्रम साधना की कहानी कह रहे थे। इस स्वर्गीय सौंदर्य में भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग ने लेखिका को झकझोर दिया। दूसरा दृश्य उन फौजियों का था जो ऐसी सर्दी में रह रहे थे जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है। तो दो इस चैप्टर के अंतर्गत प्रसंग ऐसे हैं जिन्होंने लेखिका की हृदय और आत्मा को झकझोर दिया। एक पहला प्रसंग तो वह है जब उसने जो पहाड़ी महिलाएं थी उनको देखकर, जब पहाड़ी महिलाएं पत्थरों को तोड़ रही थी, उनके शरीर से पसीना छूट रहा था और उनके चेहरे पर उस परिश्रम की बूंदें झलक रही थी। एक तो इस चीज को देखकर उनकी आत्मा जागृत हो गई, जो उनके अंदर एक अतीन्द्रता भरी हुई थी। दूसरी, जब उन फौजियों को देखा उसने, वहां के जो फौजी, जहां कहते हैं कि पेट्रोल के अलावा कुछ ऐसा नहीं रहता जो जमे नहीं, अर्थात -13-15 डिग्री में उस बॉर्डर पे, जब भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच में उन सैनिकों को देखा, तो उसको देखकर, सैनिकों को देखकर के इतनी ठंड में भी वो एकदम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को देखकर उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा या अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। अर्थात प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, उस प्रकृति का सौंदर्य, उस प्रकृति का इतिहास, घटनाएं, वहाँ के लोगों के बारे में परिचय, वहाँ की और जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में परिचय, इन सारी चीज़ों को जो परिचय दिलाता है उनमें किन किन लोगों की भूमिका होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, नंबर 1 गाइड। वो गाइड कैसे, आपने देखा होगा जब हम कहीं की यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो जितना गाइड को अनुभव होता है, गाइड को वहाँ के प्राकृतिक स्थलों के बारे में बहुत अच्छे से, यहाँ तक उन्हें ये भी पता रहता है कि इसकी निर्माण किस दिन हुआ, सारी तिथियाँ उसके पास में होती हैं, सारी हिस्ट्री उसके पास में होती है। और वो एक एक रमणीय स्थान, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे ऐतिहासिक सौंदर्य हो, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे ऐतिहासिक जानकारियाँ हों, लोग हों, कोई भी उसके बारे में जो गाइड अच्छे तरीके से बताता है, साथ में चलने वाले लोगों को जो यात्रा करते हैं, जो इतिहास की खोज करते हैं, नई खोज करते हैं, उनमें सबसे बड़ी भूमिका गाइड की होती है। नागरिक और कुछ नागरिक होते हैं, उनसे भी हमें
इन सारी चीज़ों की जानकारी हासिल होती है, सुनागरिक होते हैं। श्रमिक सबसे बड़ा उन श्रमिकों का भी योगदान होता है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं सड़क बनाने में, मार्गों को बनाने में, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में आपने देखा होगा बड़ा ही योगदान होता है, क्योंकि न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है जोखिम में। हालांकि कुछ समतल स्थानों में मार्ग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनके बीच में रास्ता निकालना, उनके बीच में पत्थरों को काट काट के रास्ता बनाना बड़ा ही मतलब दुर्गम कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। न जाने कितने परिश्रम करने वाले लोगों की, सड़क बनाने वाले लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसका भी सबसे बड़ा योगदान होता है। टूरिज्म स्पॉट, यह भी सैलानियों को सुविधा और ज्ञान प्रदान करता है। टूरिज्म स्पॉट होता है, यह भी सैलानियों को सुविधा और ज्ञान प्रदान करता है। ये दोनों ही उनको क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये लगभग 4 चीजें हैं, एक तो गाइड हुआ, एक नागरिक हुआ, एक श्रमिक हुआ, एक टूरिज्म स्पॉट। तो ये 4 चीजें ही मतलब इन चारों चीजों का ही योगदान अपना होता है। अब आपकी पुस्तक की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, गाइड हर जगह की अच्छी जानकारी रखते हैं तथा सैलानियों का मनोरंजन भी करवाते हैं। इन्हें हर स्थान का सूक्ष्म ज्ञान होता है। नागरिक, जिस स्थान पर पर्यटक जाते हैं वहाँ के नागरिक भी उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। श्रमिक, सबसे बड़ा योगदान इन श्रमिकों का होता है जो इस स्थान पर सड़क बनाकर आम जनता को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये पुल अथवा माध्यम है। टूरिज्म स्पॉट, यह भी सैलानियों को सुविधा और ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये 4 जो हैं, जिसमें गाइड हुआ, नागरिक हुआ, श्रमिक हुए और टूरिज्म स्पॉट हुए, ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें अच्छी जानकारी देती हैं उस प्राकृतिक सौंदर्य को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की अधिक आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत देश एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा आपसे लेता कम है, देता आपको ज़्यादा है। चाहे उन परिश्रमशील लोगों की बात करें, चाहे उन मेहनत कशी लोगों की बात करें, किसी की भी बात करें, लेते कम है, देते अधिक है। जैसा कि आम जनता, देश की आम जनता नहीं वरन देश की आर्थिक स्थिति का विशेष स्तर है। इसी जनता के कारण जीवन का संतुलन बनता है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, ये देश के विकास में योगदान देते हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाते हैं तथा देश की सेवा करते हैं। देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होकर भी कम लेकर ये समाज को बहुत कुछ वापस लौटा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो जान भी दे जाते हैं तथा पूरी लगन व मेहनत से श्रम साधना करते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है अपनी बेचारी जान तक नहीं दे देते। आपने देखा होगा दुर्गम पहाड़ियों इलाकों में, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में जब सड़क बनाते हैं, सड़क बनाते समय ये कभी सड़क वो टूट गई या सड़क से पैर फिसलने के बाद वे सीधे घाटी में चले जाते हैं, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बड़ा ही जोखिम भरा ये काम करते हैं, अर्थात कम लेकर बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भारत देश की, केवल भारत देश, नॉट अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, रूस, जापान, कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो लेता कम हो, देता ज़्यादा हो। लेकिन हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पहचान है कि कम लेकर अधिक देने की कोशिश करते हैं, अर्थात कुछ एक पैसों में अधिक पैसे देने की कोशिश करते हैं तथा अपनी जिंदगी को भी बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं उनमें जोखिम में डालने का काम भी कर देते हैं, ऐसे प्रसंगों में, ऐसे स्थानों पर। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अरे पृथ्वी कितना देगी, भूमि कितना देगी, आप जानते ही हो। आप बार बार खाद छिड़कते रहेंगे, कब तक छिड़कते रहेंगे इस भूमि पर, एक न एक दिन तो बंजर हो ही गई। तो कहने का तात्पर्य लोग पेड़ों को काट रहे हैं और तरह तरह के जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, लताओं को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, और भी प्राकृतिक ऐसे स्थान हैं, प्राकृतिक जगह हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है।
अधिक प्रदूषण किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तरह तरह के प्लास्टिक के माध्यम से या गंदगी के माध्यम से, तो प्रकृति के साथ में बहुत इस प्रकार का दोहन हो रहा है। आज की पीढ़ी प्रकृति का लगातार दोहन कर रही है। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है वह पीढ़ी विकास की दहाई लेकर लगातार भूमि अपरदन कर रही है तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। यह पीढ़ी नदियों में कारखानों आदि का गंदा पानी तथा अपशिष्ट पदार्थ बहाकर प्रकृति के संसाधनों का शोषण कर रही है। इस खिलवाड़ के कारण तापमान बढ़ रहा है तथा ऊंचाई तथा ठंड वाले स्थानों पर भी स्नोफॉल कम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य आपने देखा होगा, अपशिष्ट पदार्थों का छोड़ देना नदियों में। आप देखते हैं बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मैंने देखा है, लोग पत्थरों की मूर्तियों को, लोग गंदी गंदी चीज़ों को और भी ऐसी चीज़ों को, कांच की बोतलों को, प्लास्टिक को, जो मतलब कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर ज़मीन में गाड़ दोगे तो ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर पानी में से प्लास्टिक को आप फेंक देते हो तो पानी के जीव जंतु जो होते हैं वो इसे भोजन समझ कर खा लेते हैं और उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अगर इसे आप जला देते हैं तो इसके माध्यम से जो धुआं होता है उससे वायु प्रदूषण होता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे कई कारण हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने की आवश्यकता है। हमें लोगों को समझाना होगा कि इस समय प्रकृति का दोहन हो रहा है। इस दोहन में आप हमारा वो करें और इस दोहन का विरोध करें और उनको समझाएं अच्छे तरीके से कि आप इस प्रकार के प्लास्टिक के किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें, पेड़ों को न काटें, लताओं को न काटें, पुष्पों को न तोड़ा जाए और भी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं। नदियों को गंदा न किया जाए, नदियों में अपशिष्ट पदार्थ न छोड़े जाए, उनकी पवित्रता को उनसे छीना ना जाए। ऐसे कई कारण लोगों को समझा बुझाकर हम अच्छे मार्ग पर और प्रकृति को दोहन करने से रोक सकते हैं, पृथ्वी को दोहन करने से रोक सकते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉलों में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लेकिन वायु प्रदूषण के कारण तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण स्नोफॉल तो कम हुई ही है, साथ ही साथ तापमान बढ़ने के कारण बरसात भी कम हो रही है। लोगों को कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे दमा, बहरापन, अंधापन, जुकाम, एलर्जी तथा कैंसर आदि। इससे फेफड़ों की भी बीमारी हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण पीने वाले पानी की कमी हो रही है तथा उनके प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। भूमि अपरदन के कारण मृदा बंजर होने लगी है, प्रकृति की सुंदरता कम हो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है वायु प्रदूषण हो रहा है और वायु प्रदूषण को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका वृक्ष निभाते हैं, क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं, जो वायु में प्रदूषण होता है उस वायु प्रदूषण को उसको अपनी तरफ खींचते हैं। मनुष्य तक पहुंचने से पहले ही उसको अपनी तरफ खींच के अपने आप में समाहित करना। जैसा कि आप जानते हो कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो वो प्रदूषण को फिल्टर करके, प्रदूषण से फिल्टर करके उसको समाप्त करके, जो अवशेष प्रदूषण होता है उसे समाप्त करके अच्छा और अच्छे रूप में हमें ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है। और इनसे वायु प्रदूषण के कारण बीमारियां बहुत होती हैं, आप जानते हो, जैसे कैंसर तक के रोग की बात बताते हैं, वो भी वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। तो इस प्रकार बहुत ऐसे नुकसान होते हैं इन प्रदूषणों के कारण, उन प्रदूषणों को हमें रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, जो कटाव स्थान था, लेखिका मधुकांकरिया जी ने अपनी यात्रा सिक्किम के गंगटोक राजधानी से प्रारंभ की थी और कटाव तक गई थी। तो कटाव में जो स्पॉट नहीं होने के कारण उसका पूछ रहे हैं कि उसका मतलब वो वरदान है या कोई अभिशाप है। तो कटाव पर कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं था, अतः लेखिका बर्फ का मजा कम ले पाई, परंतु दुकान वहाँ पर न होना भी वरदान है, क्योंकि अगर वहाँ बाजार होगा तथा वहाँ टूरिज्म स्पॉट बनेगा तो तरह तरह के लोग वहाँ जाएंगे और वे वहाँ पर हर प्रकार का प्रदूषण फैलाएंगे तथा इस तरह उसकी सुंदरता में कुछ गंदगी का ढेर भी शामिल होगा। कटाव जो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, लोग वहाँ भी गंदगी फैलाकर उसकी अनूठी सुंदरता को कम करेंगे। तो इसे अभिशाप न कहकर वरदान कहा गया है। कटाव में जो टूरिज्म स्पॉट न होने का कारण वो सही है, वहाँ नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ की जो सुंदरता है वो अलौकिक सौंदर्य से भरी हुई है, अत्यधिक सुंदर है।
और उस सुंदर स्थान पर अगर टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा तो लोग वहाँ जाने लग जाएंगे, रुकने लग जाएंगे। यदि वहाँ दुकानें होने लग जाएंगी तो लोग वहाँ से सामान खरीद के उन दुकान से सामान खरीद करके वहाँ रेफर वगैरह डालेंगे, तरह तरह की और भी गंदगियाँ फैलाएंगे, तो उसकी जो सुंदरता है वो छीन ली जाएगी लोगों के द्वारा। तो अच्छी बात है, वहाँ कोई दुकान नहीं है, अर्थात अभिशाप न होकर वहाँ वरदान है और टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था इस प्रकार की है कि सर्दियों में प्रकृति जल को इकट्ठा करके बर्फ के रूप में रखती है, और गर्मियों में जब व्यक्ति लोग तरसते हैं अर्थात पिपासित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उस समय वो वर्षा के रूप में उस जल को वो दे देती है। ठीक है, और भी ऐसे हैं, नदियां रूप में रखती है अपने पास में, तालाबों के रूप में रखती है प्रकृति जल को संचय करके, कुओं के रूप में जल को संचय करके रखती है, और बर्फ के रूप में तो रखती है, उसे सर्दियों में जल को बर्फ के रूप में जमा देती है, और उसके बाद में वो जमाने के बाद में गर्मियों में वो जब व्यक्तियों के कंठ उत्कंठित होते हैं, पिपासित होते हैं, पृथ्वी पिपासित होती है, जीव जंतु पिपासित होते हैं गर्मियों के दिन में, उस समय वो वर्षा के रूप में उस जल को क्या करते हैं, प्रकृति क्या करती है, बारिश के रूप में बरसा देती है, अर्थात सबकी प्यास बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? आपने देखा होगा देश की सीमा पर लगे हुए जो सैनिक होते हैं हमारी हर तरीके से मदद करते हैं, यहाँ तक उनको देखकर लगता है कभी कभी वो -डिग्री पे भी 1350 माइनस तापमान होने के बावजूद भी वो लोग डटे रहते हैं और हमारी हर प्रकार से वो मदद करते रहते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा आपके सामने कि यदि वो सैनिक फौजी लोग हमारे बॉर्डर पर तैनात ना हो, अपनी ड्यूटी का अपने कर्तव्य का यदि वो पालन ना करें, तो मैं कहता हूं कि जिस स्वतंत्रता से हम खा रहे हैं पी रहे हैं ना, वो सब कुछ हमारा समाप्त हो जाएगा। उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व यही होना चाहिए कि उनके साथ में कभी भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको जितनी हो उतनी मदद करनी चाहिए, हर प्रकार से उनके साथ में किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस प्रकार ये इस चैप्टर के सारे प्रश्न हो जाते हैं, और भी यदि यह कृतिका के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। क्षितिज के भी जितने भी चैप्टर हैं वो क्षितिज के भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्षितिज और कृतिका के जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी और भी आपको परेशानी हो इन चैप्टर्स में, प्रश्न उत्तरों को समझने में, चैप्टर को समझने में, तो आप सहज कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि आपके एग्जाम आ गए हैं, 14 तारीख से हैं, 14 दिसंबर से। आप अच्छे से तैयारी करें और वीडियोस पढ़ें। आपको मैंने बता दिया है शांति निकेतन ग्रुप जो है, यूट्यूब पर जाकर आप शांति निकेतन ग्रुप इस प्रकार की साइट डालिए, वहाँ वो शांति निकेतन पर आपको सारी वो आ जाएंगी वीडियोस, स्कूल की जितने भी सब्जेक्ट हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे ही हिंदी की जो भी वीडियोज हैं, लगभग 81 वीडियोज आपकी बन चुकी हैं। 81 वीडियोज को आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में जो आपका पर्सनल 10th और 10th का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मेरे द्वारा सेंड की जा रही हैं, तो उसमें भी देख सकते हैं। और भी इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी भी मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट,